दुनिया में अब तक करोड़ों लोग अलग अलग युद्धों में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से कुछ युद्ध ऐसे थे जिन्हें टाला जा सकता था, तो कुछ ऐसे थे जिनका नतीजा लोगों के लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। इनमें से कुछ युद्ध बहुत ताकतवर शासकों द्वारा जीते गए थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्हें किसी कमजोर शासक ने अपने से कई गुना ताकतवर शासक को हराया। लेकिन क्या युद्ध केवल ताकत का खेल है? क्या जिस शासक के पास ज्यादा आधुनिक हथियार और ज्यादा बड़ी सेना है, केवल वही युद्ध का विजेता बनता है? क्या यही चीजें युद्ध का भविष्य निर्धारित करती हैं, या कुछ और चीजें भी हैं जो युद्ध की दिशा को प्रभावित करती हैं? युद्ध को लेकर कई बड़े बड़े दार्शनिकों ने कई सारी किताबें लिखी हैं। किसी किताब में कुछ ने अपने दुश्मन को कैसे जल्दी हराया जाए ये बताया है, तो कुछ ने अपनी किताब में ये समझाया है कि कैसे हम युद्ध में अपने आप को हार से बचा सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी किताब ये नहीं बताती कि कैसे एक युद्ध को टाला जाए, और यदि युद्ध एक बार शुरू हो जाए तो कैसे कम से कम नुकसान के साथ उसे जीता जाए। किस प्रकार युद्ध के संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल किया जाए, और कैसे युद्ध के दौरान अपने सैनिकों को नियंत्रण में रखा जाए। इन सब बातों की जानकारी हमें केवल एक ही किताब से मिलती है। यहां हम आपको बता दें कि न ही ये किताब किसी बड़े विश्वविद्यालय के राजनीतिक विशेषज्ञ ने लिखी है, न ही ये किताब द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर विनाश के बाद किसी इतिहासकार द्वारा लिखी गई है। ये किताब की रचना तो आज से करीब 2500 साल पहले की गई थी, मगर आज भी ये किताब हमें एक युद्ध से जुड़े सभी सवालों के जवाब देती है। ये युद्ध केवल युद्ध भूमि से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग समस्याओं के साथ चलने वाले युद्ध का समाधान भी इस किताब में दिया गया है। इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति किसी बड़े विश्वविद्यालय से निकला कोई डिग्री धारक नहीं है, बल्कि वो खुद दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य में से एक का सेनापति था, जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। तो आखिर कौन था ये व्यक्ति जिसने आर्ट ऑफ वॉर जैसे महान ग्रंथ की रचना की? लगभग 500 ईसा पूर्व चीन के एक साम्राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक पैदा हुआ था, जो आगे चलकर चीन के एक बड़े साम्राज्य का सेनापति बना। सेनापति रहते हुए उसने एक भी जंग नहीं हारी, और अंत में उसने एक ऐसे महान ग्रंथ की रचना की जिसने आने वाले कई सदियों तक लोगों को युद्ध की कला के बारे में शिक्षा दी। यह महान व्यक्ति था चीनी दार्शनिक और राजनीतिक विशेषज्ञ सुन त्सू। सुन त्सू का जन्म भले ही आज से करीब 2500 साल पहले हुआ हो, लेकिन उनकी युद्ध की तकनीकें आज भी हर युद्ध के संदर्भ में सटीक साबित होती हैं। केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी सुन त्सू की बातें बहुत ही मददगार साबित होती हैं। कुकू एफएम आज आपके लिए लेकर आया है इसी महान विचारक सुन त्सू द्वारा लिखी विश्व प्रसिद्ध किताब आर्ट ऑफ वॉर की ऑडियो बुक। इस किताब को पढ़कर न जाने कितने बड़े बड़े सेनानायक दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीते हैं। ये किताब कई सैनिकों के लिए भी एक वरदान की तरह साबित हुई है। मगर ये किताब केवल युद्ध भूमि पर जाने वाले लोगों के ही काम की नहीं है। इसका इस्तेमाल आम लोग भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने में कर सकते हैं। सुन त्सू की ये किताब आपको अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं से निकालने में सहायता करेगी। इसके साथ ही इस किताब के जरिए आप युद्ध कला के ऐसे कई बेहतरीन नियम सीखेंगे जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। आज भी यदि आप किसी को युद्ध लड़ते हुए देखते हैं, तो दोनों शासकों में से विजेता शासक वो होता है जो सुन त्सू की किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखी सलाह को मानता है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम आर्ट ऑफ वॉर। मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। परिस्थितियों का हिसाब लगाना। सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध एक देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। यह जिंदगी और मौत का सवाल होता है, जिसमें या तो आप बचते हैं या फिर आपके देश का पूरा विनाश हो जाता है। इसलिए युद्ध शुरू करने से पहले एक देश को 5 बहुत ही जरूरी चीजों को परखना चाहिए, और उसी के अनुसार परिस्थितियों का हिसाब लगाना चाहिए। यह हिसाब काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी मंदिर में एक पुजारी ध्यान लगाकर पूजा करता है, उसी तरह युद्ध में जाने से पहले आपको खुद को सबसे अलग करके अपने दिमाग को संतुलित तरीके से एक जगह एकत्रित करना होता है। सुन त्सू के अनुसार यह प्रक्रिया केवल आपके विचारों को एकत्रित करने के लिए है। इसके बाद
आपको कुछ जरूरी चीजों के बारे में सोचना है। ये जरूरी चीजें हैं रास्ता, स्वर्ग, मैदान, नायक और कानून। इस तरह आप युद्ध के शुरू होने से पहले ही उसके नतीजों के बारे में समझ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है रास्ता। यहाँ रास्ते का अर्थ है कि किन कारणों से किसी भी देश के लोगों को अपने देश के नेताओं और बड़े अधिकारियों जैसी सोच रखनी चाहिए। ये जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि उस देश की सेना के सिपाहियों को ही अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो वो जंग में पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसी के चलते भरोसा इस प्रकार का होना चाहिए कि भले ही आप उन्हें जिंदगी दो या मौत, लेकिन आपको उनके धोखा देने का कोई खतरा न हो। इसके बाद दूसरी चीज है स्वर्ग। इसका मतलब है आने वाले मौसम संबंधी बदलाव, जो एक युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं तीसरी चीज है मैदान, जिसका अर्थ यह है कि आपको आने वाले हर खतरे, हर परेशानी का पूरा अंदाजा होना चाहिए, जैसे कि आने वाली परेशानी आपसे कितनी दूर है और कितनी बड़ी है। चौथी चीज है नायक, जिसका अर्थ है बुद्धिमत्ता, साहस और अनुशासन। एक युद्ध को इन तीन चीजों के बगैर जीतना नामुमकिन है। इसके बाद आती है हमारी सबसे आखिरी चीज, जो है कानून। इसका अर्थ है चीजों की सप्लाई और खर्चे पर नियंत्रण। एक युद्ध में जो जरूरी चीजें लोग भूल जाते हैं वो ये है कि युद्ध बहुत अधिक खर्चा मांगता है। जो देश अपने खर्चों को सही ढंग से बांटता है वही युद्ध में विजेता बनता है। किसी शासक के पास यदि इन चारों चीजों के सभी गुण मौजूद हैं तो युद्ध में विजेता वही बनेगा। इसलिए किसी भी शासक को इन 5 चीजों की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। एक शासक को यह पता होना चाहिए कि उसकी सेना के किस अधिकारी के पास रास्ता है, किस अधिकारी के पास योग्यता है, किस अधिकारी ने स्वर्ग और मैदान को कब्जे में लिया है, किसका कानून पर नियंत्रण है। इन्हीं चीजों के आधार पर एक शासक अपने आप को विजेता बना पाएगा। शुन त्सु कहते हैं कि यदि कोई सैन्य जनरल मेरी इन बातों को ध्यान में रखता है और उन्हें इस्तेमाल करता है तो वो जंग जरूर जीतेगा। यदि वो इनका ध्यान नहीं रखता तो किसी भी जंग में वो कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए ऐसे सैन्य अधिकारी को हटा देना ही बेहतर है। शुन त्सु आगे कहते हैं कि युद्ध एक तरह का छलावा होता है। इसलिए यदि आप युद्ध में योग्य हो तो अपने दुश्मन को हमेशा ये दिखाएं कि आप योग्य नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप फुर्तीले हैं तो आप अपने दुश्मन को दिखाएं कि आप फुर्तीले नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप अपने दुश्मन के पास हैं तो अपने दुश्मन को ऐसा दिखाएं कि आप उससे बहुत दूर हैं। वहीं आपके दुश्मन को किस चीज का लाभ हो रहा है तो उन्हें और चिढ़ाइए। अगर वो भ्रमित हो रहे हैं तो इस बात का फायदा उठाएं। अगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है तो उनसे बचकर रहें। वैसे ही अगर वो संगठित हैं तो उन्हें अलग कीजिए। यदि वो शांत हैं तो उन्हें घमंडी बनाएं। अपने दुश्मन पर तब हमला करें जब वो तैयार ना हो। आप युद्ध के क्षेत्र में तब जाएं जब उन्हें आपसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। सुन त्सु इस तरह से युद्ध की भयावहता बताकर ये बताना चाहते हैं कि इसके बारे में सीख और समझ कितनी जरूरी है। युद्ध का अर्थ दो लोगों के लड़ने से बहुत ऊपर होता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भावनात्मक पहलू भी शामिल होते हैं जो एक सेना के एक युद्ध में नतीजे को प्रभावित करते हैं। जब एक राष्ट्र युद्ध में उतरता है तो भले ही उसका सीधा सीधा असर केवल उसकी सेना पर ही हो, लेकिन उसका अलग अलग तरीकों से असर उसके देश के हर नागरिक पर होता है। यहां तक कि दूसरे देशों पर भी होता है। सामान्य जीवन में आप अपने आसपास आने वाली समस्याओं को टाल सकते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान आपके पास ये विकल्प नहीं होता। इसलिए युद्ध को पहले से ही टालने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप उस युद्ध से जुड़े हर उस नतीजे को समझें जो आप आगे देखने वाले हैं। इस तरह के युद्ध की रणनीति हमें जीत दिलाती है। युद्ध करने से पहले जो व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखेगा वही विजेता घोषित होगा। इस प्रकार अपने दुश्मन पर विजय हासिल करने के लिए आपको इन 5 अलग अलग चीजों के बारे में ध्यान रखकर हिसाब लगाना होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम युद्ध में जाने से पहले अपने दुश्मन के बारे में सभी जानकारी हासिल कर लें। एक दुश्मन वो होता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन आपके जीवन में कई ऐसी दुविधाएं होती हैं जो वास्तव में आपके दुश्मन द्वारा पैदा नहीं की जा रही होती। ये आपके दोस्तों या परिवारजनों द्वारा ही बनाई जाती हैं। हालांकि उनका समस्या पैदा करने का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। ऐसे में सुन त्सु की ये तकनीकें आप यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको उस ओर झुकना है जहां आपके सबसे ज्यादा सही काम हो रहे हों। युद्ध करना।
शुन जू के अनुसार एक सामान्य युद्ध के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है: 1000 घोड़ों के रथ, सामान को पहुंचाने के 1000 रथ, 1000 अतिरिक्त सैनिक और उनके खर्चे का सही ढंग से वितरण, अतिरिक्त सामान जैसे गोंद, लकड़ी इत्यादि। वहीं एक शासक हर दिन 1000 सोने की मुद्राओं का खर्च मानकर भी चल सकता है। इसी तरह से 1 लाख सैनिकों की सेना खड़ी की जा सकती है। यहां सुन जू ने युद्ध की एक बड़ी तस्वीर की ओर देखा है। वो अपना विचार युद्ध के बड़े हथियारों और तकनीकों के साथ शुरू नहीं करते, बल्कि उनके अनुसार युद्ध छोटी छोटी चीजों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसके लिए आपको हर छोटी सी छोटी चीज के बारे में बहुत ही गहराई से पता होना चाहिए। जैसे अपने दुश्मन से बचने का क्या नतीजा हो सकता है, इसका आपको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए। आपके पास किसी भी आवश्यक सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने का सामान, राशन, घोड़े इत्यादि के लिए चारा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो युद्ध के दौरान अक्सर कई सारे सेनानायक सबसे अंत में रखते हैं, मगर सुन जू इन चीजों को सबसे आगे रखते हैं। इसके साथ ही सुन जू एक शासक से ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या वो युद्ध में अपने इतने सारे संसाधन खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कई सारे शासक ऐसे होते हैं जो युद्ध के नतीजे के बारे में सोचे बगैर ही युद्ध में कूद जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एक युद्ध किस तरह से राष्ट्र के संसाधनों को तेजी से खत्म करने लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने सब संसाधन खर्च करने के बाद भी आपको ये आश्वासन नहीं मिल सकता कि इस युद्ध में आपकी जीत होगी ही। इसलिए युद्ध में जाने से पहले ही हर तरह के नतीजों के लिए तैयार होना, यही एकमात्र विकल्प एक शासक के लिए बचता है। युद्ध के समय हमेशा जल्दी जीत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा युद्ध आपके खर्चे को बढ़ा देगा। ऐसी स्थिति में आपके हथियार भी काम के नहीं रहेंगे। वहीं अगर आपकी सेना एक सुरक्षित शहर की घेराबंदी करती है तो उनकी शक्तियां काफी कमजोर हो जाएंगी। अगर किसी देश की सेना बहुत लंबे समय तक युद्ध जारी रखती है तो एक समय के बाद उस देश के आर्थिक साधन पर्याप्त नहीं होते। इन सब चीजों के मिले जुले असर के बाद उस देश की ताकत काफी कमजोर हो जाएगी और इसका फायदा उसके पड़ोसी देश उठा सकते हैं। उस स्थिति में आपके पास भले ही कितने ही बुद्धिमान मंत्री क्यों ना हो, लेकिन वो भी इस अनहोनी को नहीं रोक पाएंगे। यदि कोई सेनानायक दुश्मन के आगे बढ़ने से पहले तक युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता तो उसके बचने के मौके काफी कम होते हैं। उस स्थिति में किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता उसे नहीं बचा सकती, क्योंकि जब एक आत्मविश्वास के बिना थकी हुई और बिना किसी संसाधन के खड़ी सेना के सामने एक पूरी तरह से तैयार और आत्मविश्वास से भरी एक बड़ी सेना हमला करने के लिए तैयार होती है, तो उस वक्त उस कमजोर सेना का हर सैनिक यही चाहेगा कि वो उस युद्ध का हिस्सा न बने। इसके लिए जरूरी है कि एक सेनानायक को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सेना के लिए हर दिन युद्ध का दिन हो सकता है। सुन जू आगे कहते हैं कि इन सब कारणों के चलते मैंने एक भी ऐसी सैन्य कार्यवाही नहीं सुनी जहां बहुत लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में कोई जीता हो, लेकिन मैंने ऐसे कई युद्ध देखे हैं जो कमजोर व छोटे शासकों द्वारा लड़े गए थे, मगर उन युद्धों में एक फुर्ती थी और उस फुर्ती की वजह से ही छोटे व कमजोर शासक उस युद्ध को जीत सके। इसलिए किसी भी राष्ट्र को कभी भी लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से कोई फायदा नहीं पहुंचा है। एक और चीज जो एक सेना अध्यक्ष को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अपने हथियार अपने देश से ले जाएं, लेकिन अपना राशन अपने दुश्मनों से लें। केवल ऐसा करके ही एक सेना राशन और हथियार दोनों में पर्याप्त हो पाएगी, क्योंकि एक देश पर युद्ध के समय अपनी सेना को लंबी दूरी तक राशन पहुंचाने का काफी दबाव होता है। अगर देश का शासक अपनी सेना को राशन का ज्यादातर हिस्सा भेज देता है तो आम लोग भूखे मरने लग जाएंगे, चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे लोगों के पास पैसा खत्म होने लगेगा। अंत में उस शासक को टैक्स बढ़ाने होंगे, जिससे एक पूरा राष्ट्र कमजोर पड़ जाएगा। एक समझदार सेनानायक हमेशा अपने दुश्मन से ही राशन लेगा, वो उसे हराएगा और उसके इलाकों से पूरा राशन और बाकी के संसाधन लेगा। दुश्मन के क्षेत्र से मिला थोड़ा सा अनाज भी अपने देश के अनाज से 20 गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। दुश्मन का एक रथ लूटना भी अपनी सेना के लिए एक इनाम की तरह होता है। इसलिए युद्ध में जो भी सैनिक दुश्मन के 10 रथ पकड़े, शासक को उसे इनाम देना चाहिए। दुश्मन के इलाकों के झंडे को अपने झंडे से बदलें, उनके रथों को अपनी सेना में मिला लें और पकड़े हुए सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस तरह हम दुश्मन को हराकर अपनी सेना की ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसलिए
युद्ध में जरूरी चीज होती है जीतना, न कि युद्ध को लंबा खींचना। इसलिए यदि एक सेना नायक इन सब युद्ध की रणनीति को समझता है तो वो अपने देश के लोगों का रक्षक होता है। हमले की योजना। सुन त्सू कहते हैं कि एक युद्ध में अपने देश को संभालना सबसे बेहतर है। इसके बाद बारी आती है दूसरे देश का विनाश करने की। किसी भी देश के लिए अपनी सेना को बचाना सबसे उत्तम होना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरे देश की सेना को बर्बाद करना। युद्ध में अपनी सेना की टुकड़ियों को बचाना सबसे बेहतर होता है और इसके बाद आता है दुश्मन की टुकड़ियों का विनाश करना। इसलिए एक युद्ध में अपने दुश्मन की सेना को खत्म करने से ज्यादा जरूरी अपनी सेना को बचाए रखना होता है। यहाँ पर सुन त्सू एक शासक के मन में अपने सैनिकों के लिए जागने वाले कोमल भाव के बारे में बात करते हैं। सुन त्सू के अनुसार युद्ध भले ही विनाश का प्रतीक हो, लेकिन उस युद्ध में भी सैनिकों के भीतर दया भाव होना चाहिए। एक सैनिक के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वो युद्ध के दौरान इस तरह का भाव रखे। सुन त्सू का मानना है कि अगर आप 100 युद्ध करते हैं और वो सभी युद्ध जीत जाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत योग्यता और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप 100 युद्ध बिना कोई लड़ाई लड़े जीत जाते हैं तो ये आपकी समझदारी और आपके भीतर का दया भाव दिखाता है। एक उत्तम युद्ध रणनीति वही है जिसमें सबसे पहले दुश्मन की योजनाओं पर हमला किया जाए और उसके बाद उसके मित्र राष्ट्रों पर। इन सब के बाद उसकी सेना पर हमला किया जाना चाहिए। सबसे खराब होता है एक दीवार बंद शहर पर हमला करना। किसी दीवार बंद शहर पर हमला तभी करना चाहिए जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध न हो। इन दीवारों को तोड़ने के लिए एक शासक को कई हथियार और अपनी सेना के लिए बहुत अधिक राशन की आवश्यकता पड़ेगी। इतना राशन और हथियार जमा करने के लिए एक देश को करीब 3 महीने लगेंगे और फिर अतिरिक्त 3 महीने उस दीवार को भेदने में लग जाएंगे। अगर सेना नायक अपना सब्र खो बैठता है और अपनी सेना को सीधा दीवार की ओर भेज देता है तो लगभग उसकी 1/3 सेना मारी जाएगी और वो शहर भी उसके कब्जे में नहीं आएगा। एक बेहतरीन सेना नायक इस तरह के शहरों को बिना किसी हमले से जीत लेता है। ये किसी भी युद्ध के मुख्य सिद्धांत होते हैं। अगर दुश्मन की सेना 10 गुना ताकतवर है तो उसे घेर लो, वहीं अगर वो 5 गुना ताकतवर है तो उस पर सीधा हमला कर दो। इसी तरह यदि वो दुगनी ताकतवर का है तो उसे बांट दो। अगर वो आपके बराबर है तो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहो और यदि वो आपसे संख्या में कम है तो उन पर ध्यान मत दो। आखिर में यदि वो कमजोर हैं तो उन्हें छोड़ दो। सुन त्सू ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यदि एक सेना आपसे 10 गुना ताकतवर है लेकिन आप तब भी उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके दुश्मन की सेना आत्मविश्वास में बहुत कमजोर पड़ जाएगी। उस स्थिति में उसके पास आपके सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसके अलावा उस सेना की संख्या ज्यादा होने के कारण उनके सैनिकों के मरने की संख्या भी आपकी सेना से बहुत ज्यादा होगी। इसी कारण जब उनकी सेना के सैनिक अपने आसपास अपने साथियों को मरते हुए देखेंगे तो उनके आत्मविश्वास का स्तर गिरना स्वाभाविक है। इसके बाद आती है 3 ऐसी चीजें जिनके कारण एक शासक अपनी सेना में काफी समस्याएं पैदा कर सकता है। सबसे पहली चीज है अपनी सेना को तब आगे बढ़ने का आदेश देना जब सेना आगे बढ़ने की स्थिति में बिल्कुल ना हो। दूसरी चीज, सेना को तब पीछे हटने का आदेश देना जब वो पीछे हटने की स्थिति में बिल्कुल ना हो। वहीं तीसरी चीज है सेना के मुद्दों को आम लोगों के मुद्दों की तरह ही सुलझाना। ऐसा करने से सेना अध्यक्ष और सेना दोनों ही काफी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी सेना अपने अधिकारियों के आदेश मानने से भी मना कर सकती है। जब किसी देश की सेना भ्रमित हो जाती है तो उसके पड़ोसी शासक इस बात का फायदा जरूर उठाते हैं। अब इन 3 चीजों से 5 ऐसे जरूरी सुझाव निकल कर आते हैं जो ये बताते हैं कि युद्ध में कौन जीतेगा। जो शासक ये जानता है कि वो कब लड़ सकता है और कब नहीं, विजेता वही बनता है। जो शासक अपनी बड़ी और छोटी दोनों सेनाओं का इस्तेमाल करना जानता है, विजेता वही होता है। इसी तरह जो शासक अपनी सेना के उच्च पद के अधिकारियों और निचले पद के अधिकारियों के बीच संबंध ठीक रखता है, वही विजेता होता है। वो शासक जो हर संभावित चीज के लिए तैयार रहता है, अंत में वही विजयी होता है। जिस शासक का सेना नायक बहुत ही योग्य और काबिल होता है और उसका शासक उसके काम में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता, वही शासक जीतता है। इस बात का उदाहरण सुन त्सू चीन के पुराने शासक की कहानी बताकर देते हैं। चीन में एक शासक हुआ करता था जिसके पास असीमित ताकत थी। पूरे देश में उसका वर्चस्व भी इतना था कि कोई भी व्यक्ति उसे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछता था।
वो यदि किसी को मार भी देता तब भी उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठाए जाते। लोग उसको भगवान की तरह पूजा करते थे। उसका सेनानायक भी उसके लिए काम किया करता था। सुन त्सु का मानना है कि इस तरह के शासक देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि यदि कभी सेनानायक राजा को सही सलाह देगा और राजा उस सलाह से सहमत नहीं होगा, तो न केवल राजा खुद इस समस्या के कारण बर्बाद हो जाएगा, बल्कि अपने साथ वो पूरे देश को भी ले डूबेगा। इसमें सुन त्सु कहते हैं कि एक राजा को एक सेना के काम में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। सुन त्सु सभी देश की जनता से भी ये कहते हैं कि वो किसी भी शासक पर बिल्कुल भ्रमित होकर भरोसा न करें। अपने शासकों से लगातार सवाल पूछते रहें, क्योंकि उन शासकों की एक गलती का भुगतान पूरे देश के लोग करते हैं। इसी कारण सुन त्सु कहते हैं कि जो अपने दुश्मन और अपने आप को अच्छे से समझता है, वो 100 युद्ध लड़ने के बाद भी खतरे में नहीं आएगा। जो अपने दुश्मन को नहीं समझता लेकिन अपने आप को समझता है, वो कई बार जीतेगा तो कई बार हारेगा। वहीं जो व्यक्ति ना अपने दुश्मन को समझता है और ना ही खुद को, वो हर युद्ध में खतरा मोल लेता है। सेना का निर्माण। सुन त्सु कहते हैं कि पुराने समय में जो बेहतरीन योद्धा हुआ करते थे, वो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करते थे और फिर अपने दुश्मन के असुरक्षित होने का इंतजार करते थे। खुद का सुरक्षित होना उस योद्धा पर निर्भर करता था, लेकिन दुश्मन का असुरक्षित होना केवल योद्धा पर ही निर्भर नहीं करता था। सुन त्सु के अनुसार एक सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और हर एक दिन उनके लिए युद्ध की तरह होना चाहिए। दुश्मन को ऐसा लगना चाहिए कि आप हर वक्त उसके हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए सुन त्सु का मानना है कि युद्ध में आप जीतेंगे, ये बात केवल और केवल आप पर ही निर्भर करती है। आपकी तैयारी ही आपको युद्ध में विजेता बनाती है या फिर हराती है। जितनी मजबूती से आप अपनी तैयारी करते हैं, वो तैयारी उतनी ही देर तक आपको आपके दुश्मन के हमलों से बचा कर रखती है। इसलिए बहुत से योद्धा हमेशा अपने आप को तो सुरक्षित कर लेते थे, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं था कि वो अपने दुश्मनों को असुरक्षित कर पाएं। ऐसा कहा जाता है कि एक योद्धा ये जान सकता है कि जीता कैसे जाए, लेकिन जब जीतने की बारी आती है तो केवल कुछ ही योद्धा इसमें सफल हो पाते हैं। इसलिए अपनी खुद की रक्षा खुद को सुरक्षित करने के लिए की जाती है और दुश्मन पर हमला उसको असुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ एक योद्धा अपने आप को सुरक्षित करने का समय बताता है, वहीं दूसरे को और असुरक्षित करने के लिए कम प्रयास करता है। जो लोग अपने आप को सुरक्षित करने में बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हैं, वो युद्ध भूमि में बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाते। वहीं जो लोग अपने दुश्मन को असुरक्षित कर पाते हैं, वो रणभूमि में सबसे आगे जाते हैं। इसकी सहायता से वो अपने आप को भी सुरक्षित कर पाते हैं और जीत भी हासिल कर पाते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि आखिर कैसे हम किसी योद्धा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक लकड़ी की डंठल को उठाना ताकत का प्रतीक नहीं होता, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा को देख पाना एक बहुत अच्छी आंखों के होने का प्रतीक नहीं होता। तूफानों की आवाज सुन पाने का अर्थ ये नहीं है कि आपके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार जो लोग आसानी से किसी युद्ध में जीत जाते हैं, उन्हें बेहतरीन योद्धा नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि वो उस युद्ध को जीते हैं जिसका नतीजा पहले से ही सामने था। उनका दुश्मन इतना कमजोर था कि उसका हारना तय था। इसलिए ऐसे युद्ध की जीत को हम एक बेहतरीन जीत नहीं कह सकते, क्योंकि इस जीत में कोई भी गलती नहीं हुई है और गलती न होने का मतलब यही है कि जीत निश्चित है। सुन त्सु का ये मानना है कि जब तक सैनिकों को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक वो उसे प्रदर्शित कैसे करेंगे। एक सेनानायक अपनी बुद्धिमत्ता को बिना युद्ध की लड़ाई लड़े कैसे प्रदर्शित कर सकता है। सुन त्सु आगे कहते हैं कि कई बार एक आसान जीत उस देश के जनरल की सफल रणनीति को भी दिखाती है। हालांकि युद्ध के दौरान बहुत कम बार ऐसा होता है जब कोई दो देश एक दूसरे से एक बार युद्ध की ठान लेने के बाद बातचीत के साथ मामला सुलझा लेते हैं। लेकिन यदि कोई सेनानायक ऐसा करने में सफल हो जाता है तो ये उसकी एक बड़ी और आसान जीत है। इसके अलावा ये बात भी बहुत जरूरी है कि ये सब गलतियां युद्ध के शुरू होने से पहले ही ठीक कर दी जाएं। इससे जब भी आप युद्ध करना शुरू करें तो ये तय होना चाहिए कि आपका दुश्मन हारेगा। योद्धा ऐसा ही करते हैं। वो युद्ध शुरू करने से पहले ही अपनी स्थिति मजबूत करके अपने आप को इतना सुरक्षित कर लेते हैं कि उनके दुश्मन का हारना वहीं से तय हो जाता है। एक युद्ध में सबसे पहली चीज होती है अनुमान लगाना, दूसरी होती है आपके पास उपलब्ध संसाधनों की संख्या, तीसरी होती है इन सब संख्याओं के साथ गिनती और उसका उपयोग। इसके बाद चौथी चीज होती है अपने दुश्मन के साथ तुलना। वहीं सबसे अंत में होती है जीत।
अनुमान आपको युद्ध की शुरुआत में लगाना होता है। इसके बाद आपके संसाधनों की संख्या आपके अनुमान लगाने पर ही निर्भर करती है। फिर आपकी गिनती आपके संसाधनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसी तरह आप तुलना अपने दुश्मनों के साथ तब कर पाएंगे जब आपके पास सही गिनती होगी और अंत में आपको जीत हासिल होगी, एक सटीक तुलना के बाद। यहाँ पर सुन त्सु बहुत ही तुलनात्मक अध्ययन के बाद ये निर्धारित करते हैं कि एक जंग में कौन विजेता घोषित किया जा सकता है। मैदान में खड़े सैनिक उस वक्त भी ये सोच सकते हैं कि उनकी कौन सी तकनीक उनके दुश्मन पर भारी पड़ेगी और किन तकनीकों से उनके दुश्मन को फायदा पहुंचेगा। एक विजेता सेना तुलनात्मक रूप से अपने दुश्मन से इतनी ताकतवर होती है जितनी 1 किलो वजन के मुकाबले में 1 टन वजन। इसका अर्थ है कि इन दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर होता है और यही अंतर अंत में एक ताकतवर सेना की जीत बनकर उभर कर आता है। यही आपको सिखाता है आपकी ताकतवर सेना का निर्माण। सुन त्सु का इससे ये मतलब है कि एक नियमित और व्यवस्थित तौर पर बनाई गई सेना सामने वाले दुश्मन को बहुत भारी पड़ती है। इस सेना को रोकना बहुत मुश्किल होता है और इससे जीतने के लिए आपके दुश्मन को बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। सुन त्सु कहते हैं कि अपने आप को पहले से उस स्थिति में रखें कि कोई भी दुश्मन आप पर हमला करने की सोच भी ना पाए, और यदि वो हमला कर भी दे तो आपकी जवाबी कार्यवाही इतनी भयंकर होनी चाहिए कि आपके दूसरे दुश्मन कभी भी उस तरह की गलती न दोहराएं।